हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 9 सितंबर 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो यहाँ से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक 9 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। कब? 9 सितंबर को। थीम क्या इस बार? तो थीम कुछ भी नहीं है। पहली बार 2020 में सेलिब्रेट किया गया था, इस बार सेकेंड टाइम इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक सेलिब्रेट किया जा रहा है। कौन इसको सेलिब्रेट करता है? यूनेस्को। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 में, पेरिस में हेडक्वार्टर है, ऑड्रे अजोले इसके हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया का पहला सैटेलाइट एंड बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप ध्रुव हाल ही में कहाँ से कमीशन किया गया है? तो ध्रुव क्या है? तो ध्रुव है आपका इंडिया का पहला सैटेलाइट एंड बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप। इसको विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया है इंडियन नेवी में। किसने कमीशन किया है? एनएसए अजीत डोभाल। इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट एंड बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप है ध्रुव। इसको विशाखापट्टनम से कमीशन किया गया है। ध्रुव को बनाया किसने है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, डीआरडीओ, एनटीआरओ ने बनाया है। 10,000 टन का शिप है आईएनएस ध्रुव। इंडिया का पहला इंडिजिनस शिप है जो कि न्यूक्लियर मिसाइल को भी ट्रैक कर सकता है। देखिए, डीआरडीओ के विषय में पढ़ चुके हैं, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के विषय में पढ़ चुके हैं, एनटीआरओ के विषय में आज पढ़ते हैं। 2004 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अनिल धस्माना इसके एग्जीक्यूटिव हैं। एनटीआरओ कौन सी मिनिस्ट्री में आता है? एनटीआरओ होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है टूरिस्ट विलेज नेटवर्क इनिशिएटिव किस इंडियन स्टेट या फिर यूटी ने लॉन्च किया है? टूरिस्ट विलेज नेटवर्क इनिशिएटिव जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। देख लीजिए, टूरिस्ट विलेज नेटवर्क इनिशिएटिव जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा? विलेज लेवल पर टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा। इसके लिए 75 विलेजेस को सेलेक्ट किया जाएगा। देखिए, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का पहले से एक मिशन यूज चल रहा है, उसी के तहत टूरिस्ट विलेज नेटवर्क इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। बाकी आपको पता है 370 आर्टिकल के तहत जम्मू कश्मीर पहले था, बाद में 370 को एबॉलिश करके जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जीसी मुर्मू, वर्तमान में है मनोज सिन्हा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में पहले जो हेमिस नेशनल पार्क था अब वो लद्दाख में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेबी रानी मौर्य, ये राज्यपाल थी, हाल ही में उन्होंने रिजाइन कर दिया है अपनी राज्यपाल पोस्ट से। ये कहाँ पे राज्यपाल थी? तो बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की गवर्नर थी। देखिए, राज्यपाल का अमूमन टर्म रहता है 5 वर्ष, हालांकि कोई फिक्स टर्म नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है। 2 वर्ष बचे थे बेबी रानी मौर्य के टर्म समाप्त होने में। ये है बेबी रानी मौर्य जी, उत्तराखंड की गवर्नर थी, हाल ही में इन्होंने रिजाइन कर दिया है। याद रखिएगा, उत्तराखंड कैपिटल है देहरादून। करेंसी है क्या? करेंसी बोल रहा हूं मैं। समर कैपिटल है गैरसेन। विंटर कैपिटल है क्या? देहरादून। चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी, रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर जब अपॉइंट होंगे तो मैं बता दूंगा। देखिए, इंडिया में चाहे लाइकन पार्क हो, मॉस गार्डन हो, बायोडाइवर्सिटी गार्डन हो, ये सब उत्तराखंड में स्टैब्लिश हो रहे हैं, आपको याद रखना है। और बाकी हैली नेशनल पार्क तो आपको पता ही है, जो कि वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कई बार एग्जाम पूछ लेते हैं फ्लावर वैली नेशनल पार्क कहाँ है, तो वो भी उत्तराखंड में है। फ्लावर वैली उत्तराखंड में, साइलेंट वैली केरल में और पिन वैली हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत गोविंदा जयदेव, गीत गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी, ये बुक किसने लिखी है? तो डॉक्टर उत्पल के बनर्जी द्वारा गीत गोविंदा को लिखा गया है। बस इतना ही याद रखिए, गीत गोविंदा बुक किसने लिखी है? डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। इस बुक को लॉन्च किसने किया है? तो कल्चर मिनिस्टर श्री कृष्ण रेड्डी गंगापुरम में लॉन्च किया है। तो श्री कृष्ण रेड्डी गंगापुरम द्वारा गीत गोविंदा बुक को लॉन्च किया गया है, जो कि 12वीं सदी की गीत गोविंदा पर आधारित है। इसको जयदेव ने लिखा था, याद है ना गीत गोविंदा को? डॉक्टर उत्पल के बनर्जी वर्तमान बुक के राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बैंक द्वारा वाइस पीओएस गो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में कर्नाटका बैंक द्वारा, बैंक ऑफ कर्नाटका नहीं, कर्नाटका बैंक द्वारा वाइस पीओएस गो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। ये देखिए, वॉइस यानी बुद्धिमान तरीके से पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल यूज करने के लिए ये वॉइस पीओएस गो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। कर्नाटका बैंक ने इसको लॉन्च कर दिया है, बाकी कुछ खास नहीं। ये जो वॉइस पीओएस गो इनिशिएटिव है ये एमएसएमई कस्टमर को खास करके फायदा पहुंचाएगा। कर्नाटका बैंक 1924 में स्थापना, मैंगलोर में हेडक्वार्टर है। सीईओ है कौन है? महाबलेश्वरा एमएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राण पोर्टल, 21 मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया था। तो प्राण पोर्टल को इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, ये चेक करने के लिए भाई कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चल रहा है, उसका कुछ इंप्लीमेंट हो रहा है या फिर ऐसे ही चल रहा है। किसने लॉन्च किया है प्राण पोर्टल? भूपेंद्र यादव जी। कौन है?
न्यूली अपॉइंटेड इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, नाम याद रखिएगा, भूपेंद्र यादव, इनके द्वारा प्राण पोर्टल लॉन्च किया गया है। जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चल रहा है वो अपने ट्रैक पर है, उसकी प्रोग्रेस कैसी है वो प्राण पोर्टल बताएगा। देखिए ये प्राण पोर्टल 7 सितंबर को लॉन्च किया गया। 7 सितंबर को क्या था? इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज, ये था नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। आप सभी को पता है कुछ समय पहले लॉन्च किया था। इसमें कहा गया था 2024 तक PM10 और PM2.5 का कॉन्सेंट्रेशन 20 से 30% तक कम करना है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किसने किया था? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। प्राण पोर्टल लॉन्च किया है भूपेंद्र यादव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में पहली बार या फिर वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट, यानी प्लांट मतलब कंपनी मान लो आप, ठीक है, इंडस्ट्री टाइप की होती है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, हाँ, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को शक करने के लिए ही बनाया गया है, ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट आइसलैंड में स्टार्ट हुआ, जो कि CO2 को शक करने के लिए बनाया गया है। तो बाकी जो इंडस्ट्री प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं? वो CO2 प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट पहली बार डिजाइन किया गया है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को शक करेगा, वो आइसलैंड में ऑपरेशनल हो गया है। स्विट्जरलैंड की स्टार्टअप कंपनी है क्लाइमवर्क AG, इसने क्या किया? आइसलैंड में कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने के लिए वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट स्टेब्लिश किया है। ये एक वर्ष में 4000 टन CO2 को सोखेगा। ये आइसलैंड आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। रेकजेविक यहाँ की कैपिटल है। करेंसी क्या है? क्रोना। बाकी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022-23 के रबी मार्केट सीजन के लिए वीट यानी गेहूं की नई MSP क्या है? तो पहले कितनी थी? 1975, अब हो गई है 2015, मात्र 40 रुपए का इंक्रीज हुआ है। देखिए रबी क्रॉप CACP, अब आगे पढ़ लेते हैं, उसके बाद नहीं तो फिर दोबारा पढ़ाना पड़ेगा मेरे को। CACP द्वारा यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, इसके बाद 23 क्रॉप्स के लिए प्राइस सजेस्ट किया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हालांकि 23 में से 22 के लिए MSP होता है और 1 के लिए क्या होता है? FRP। 1 कौन सी वो क्रॉप? शुगर केन। तो जो रबी सीजन है उसमें 6 क्रॉप्स के लिए MSP जारी किया जाता है। आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा प्लीज कि किसके लिए किसका जारी किया गया है, कितना बढ़ गया है। जैसे वीट के लिए 1975 था, 2015 हो गया है। सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है मस्टर्ड में, लेंटिल में, ये 400 का इंक्रीज हुआ है। मिनिमम इंक्रीज हुआ है बार्ले में। तो 6 क्रॉप हैं किसके लिए? रबी सीजन के लिए 2022-23 के लिए MSP जारी कर दिया गया है। आपको रखना है हाईएस्ट इंक्रीज देख लीजिए और लोवेस्ट मैंने बार्ले में बताया है। हालांकि वीट का इंपॉर्टेंट है और रबी सीजन में 6 क्रॉप ही आती हैं, भले ही 22 क्रॉप्स के लिए MSP जारी किया जाता हो और 1 के लिए FRP जारी किया जाता हो। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि ऑल इंडिया वेटेज का कम से कम 1.5 गुना MSP कर दिया जाएगा। PM मोदी जी ने MSP का अप्रूवल मतलब कि MSP का अप्रूवल देते हुए ये भी कहा कि इस टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 10,683 करोड़ की क्या PLI प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम भी लॉन्च की जाएगी। MSP याद रखिएगा प्लीज आप। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा PLI सेक्टर 10,683 करोड़ की स्कीम अप्रूव की गई। किस सेक्टर के लिए? टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। PLI सेक्टर बोल गया। देखिए 10,683 करोड़ की PLI स्कीम टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अप्रूव की गई है। हर सेक्टर के लिए अलग अलग टेन्योर आता है, याद रखिएगा। बेस ईयर 2019-20 ही रहेगा हर सेक्टर के लिए, तो 5 वर्ष के लिए होगी मोस्टली, ठीक है। प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम मतलब क्या है? प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है टेक्सटाइल सेक्टर में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के लिए, जो कि 10,683 करोड़ की होगी। इससे 7.5 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। 5 वर्षों के लिए टेक्सटाइल सेक्टर में स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाएगा। इससे क्या होगा? 10,683 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने PLI स्कीम अनाउंस की। इससे 19,000 करोड़ का क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट आएगा, जिससे क्या होगा? 3 लाख करोड़ का टर्नओवर होगा अगले 5 वर्ष में। तो PLI स्कीम इन राज्यों में अफेक्ट करेगी, बाकी वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का टॉलेस्ट एयर प्योरीफायर टावर कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? तो चंडीगढ़ में इंडिया का सबसे ऊंचा एयर प्योरीफिकेशन टावर इनॉग्रेट किया गया है। इंडिया का टॉलेस्ट एयर प्योरीफिकेशन टावर चंडीगढ़ में इनॉग्रेट किया गया है। बाकी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद रखिएगा। अरविंद केजरीवाल द्वारा इंडिया का पहला फॉग टावर कहाँ पे? कैनॉट प्लेस, नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पहला आनंद विहार टर्मिनल में किया गया है। तो ये जो कैनॉट प्लेस वाला था मेरे ख्याल से प्राइवेट कंपनी का था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पहली बार आनंद विहार टर्मिनल में किया गया। हालांकि इंडिया का टॉलेस्ट एयर प्योरीफिकेशन टावर चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MSME सेक्टर को
क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के साथ एमओयू किसने साइन किया है? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के साथ एचडीएफसी बैंक ने एमओयू साइन किया है ताकि एमएसएमई सेक्टर को क्या क्रेडिट प्रोवाइड कर सके। तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन एनएसआईसी के साथ एचडीएफसी बैंक ने एमओयू साइन किया है एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए। तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ये आईएसओ सर्टिफाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस है, एमएसएमई के तहत आती है। इसके साथ किसने? एचडीएफसी बैंक ने पार्टनरशिप की है ताकि एमएसएमई को क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड किया सके। एचडीएफसी बैंक की बात करें 1994 में स्थापना हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर है, शशिधर जगदीशन इसके हेड हैं। टैगलाइन देख लीजिए, वी अंडरस्टैंड योर वर्ड, लूट लेंगे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 के लिए इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड के लिए अयान संकटा को नामित किया गया है। अयान संकटा कहाँ से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र से, मुंबई में रहते हैं अयान संकटा। इनको 2021 के लिए इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। टोटल 25 यंग इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट को नॉमिनेट किया गया है 2021 के लिए इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड के लिए। ये एक्शन फॉर नेचर द्वारा दिया जाता है। इसमें क्या होता है? 8 से 14 वर्ष के लोग चुने जाते हैं। ये हैं अयान संकटा, मुंबई से चुना गया है। हर वर्ष 2003 से ये अवार्ड दिया जाता है एक्शन फॉर नेचर द्वारा, जो कि यूएस बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट संस्था है। कौन सा अवार्ड है? इंटरनेशनल यंग इको हीरो, अयान संकटा फ्रॉम मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी आइसलैंड को डेवलप करने के लिए डेनमार्क द्वारा किस स्टेट गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप की गई है? तो एनर्जी आइसलैंड को डेवलप करने के लिए डेनमार्क ने तमिलनाडु के साथ पार्टनरशिप की है। किसके साथ? तमिलनाडु के साथ। तमिलनाडु डेनमार्क आपस में पार्टनरशिप की है। गल्फ ऑफ मन्नार में क्या बनाएंगे? एनर्जी आइसलैंड। पाक बे में क्या बन रहा है? इंडिया का पहला ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। और ये गल्फ ऑफ मन्नार में एनर्जी आइसलैंड बना रहे हैं तमिलनाडु और डेनमार्क मिलकर। बाकी ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना रखिएगा। ये जो आइसलैंड होगा ये 4 से 10 गीगावाट तक की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। बात करें कुछ दिन पहले ही एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा $150 मिलियन का लोन अनाउंस किया गया तमिलनाडु में हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए, सस्टेनेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए। अब तमिलनाडु ने डेनमार्क के साथ पार्टनरशिप कर ली है। किसके लिए? मन्नार की खाड़ी में एनर्जी आइसलैंड के लिए। देखिए डेनमार्क ने डेयरी सेक्टर के लिए राजस्थान के साथ पार्टनरशिप की है, वो भी याद रखिएगा। G20 की लीडर की समिट को इंडिया पहली बार होस्ट करने जा रहा है किस वर्ष में? तो देखिए 2021 में पहले इंडिया होस्ट करने वाला था, 2022 चेंज कर लिया इसने इटली से, फिर 2022 में भी नहीं कर रहा, 2023 में कर रहा। 2023 में जो G20 लीडर समिट है वो इंडिया में होगी। 2023 में पहली बार G20 की लीडर समिट इंडिया में होगी। 1 दिसंबर 2022 को इंडिया के पास प्रेसिडेंसी आ जाएगी G20 की। आप याद रखिएगा 2023 में जो 18वां एडिशन हो रहा है G20 समिट का, उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट द्वारा शेरपा बनाया गया है पीयूष गोयल को। तो 18वें एडिशन की अध्यक्षता इंडिया करेगा 2023 में। इंडिया ने 2 कंट्रीज से एक्सचेंज किया खुद को। पहली बार तो 2021 में होना था, तो इटली से एक्सचेंज किया, 2022 में गए, फिर इंडोनेशिया से एक्सचेंज किया, अब 2023 में चले गए। 2021 का एडिशन क्या है? रोम इटली द्वारा होस्ट किया रहा है। 2022 में इंडोनेशिया बाली में होस्ट किया जाएगा, फिर न्यू दिल्ली इंडिया में। न्यू दिल्ली में होगा, कहाँ होगा ये नहीं पता। G20 1999 में स्थापना हुई थी। 2008 से इसमें जो है कंट्री के हेड्स ने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया था, इसीलिए 18वां एडिशन 2023 में होगा। टोटल 19 कंट्रीज मेंबर हैं विद EU यूरोपियन यूनियन को मिला लें उसके अलावा। वर्तमान में चेयरमैन है 2021 में मारियो द्रागी, जो कि इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया में पहली बार इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ऑन नेशनल हाईवे किसने इनॉग्रेट किया है? कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? इंडिया की फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ऑन नेशनल हाईवे राजस्थान में इनॉग्रेट की गई है। किसने इनॉग्रेट की है? तो नितिन गडकरी जी, जो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे हैं, उन्होंने इंडिया की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ऑन नेशनल हाईवे को राजस्थान में इनॉग्रेट किया है। ये जो लैंडिंग फैसिलिटी है ये 925A यानी 925A नेशनल हाईवे पर है। इस नेशनल हाईवे की लेंथ है 197 किलोमीटर के आसपास, लेकिन ये जो लैंडिंग फैसिलिटी है वो 3.5 किलोमीटर है। टोटल कॉस्ट आई है 765.52 करोड़। भारतमाला परियोजना के तहत ये लैंडिंग फैसिलिटी बनाई गई है। इंडिया की फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ऑन नेशनल हाईवे राजस्थान में। राजस्थान ये है मैप में राजस्थान। रेड क्लिफ लाइन आपको पता ही है, इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर बनाती है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजनी कौल हाल ही में निधन हो गया, कहाँ से बिलोंग करती थी? हरियाणा से। रजनी कौल कौन थी ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर थी BBC हिंदी की, ये है रजनी कौल।
फर्स्ट वुमेन में थी जिन्होंने BBC हिंदी को ज्वाइन किया था, तो इसलिए रजनी कौल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। याद रखिएगा इनका एक बहुत फेमस प्रोग्राम था इंद्रधनुष, ठीक है। रजनी कौल कहाँ से? हरियाणा फरीदाबाद से। हाल ही में इनका निधन हो गया। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन, आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक